हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी की 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों की प्रीलिम्स निकल गई होगी वो अपने प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का अगला जो हमारा स्टेज है उसकी तैयारी में आप बहुत अच्छी तरीके से लग चुके होंगे। वो सारे बच्चे जिनकी प्रीलिम्स नहीं हो पाई है, मैं उन सभी बच्चों को यह आश्वासन देना चाहूंगा, इंश्योर करना चाहूंगा कि आप अगली बार जो 71st बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली है उसको लेकर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। आप यकीन मानिए, आप अपनी तैयारी में अगर आप अभी लगे रहेंगे, है ना, जैसे कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बच्चे उदास हो जाते हैं, तो उन सभी चीजों में ना जाकर आप अपनी तैयारी को लेकर फिर से सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आप देखिएगा कि 71st में आप बेहतरीन रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। बिना किसी देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक ऐसी सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें बेसिकली जो बीपीएससी के मेंस में जो पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस आ चुकी हैं उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस या पीवाईक्यू एनालिसिस मैं आपके सामने इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और आने वाली सभी वीडियोस में पीवाईक्यू की जितनी भी पॉलिटी के क्वेश्चंस है सबको करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि एक लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि पॉलिटी के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। 70th बीपीएससी मेंस में जब हम पॉलिटी के क्वेश्चन को आंसर करें जीएस2 में तो उसको कैसे लिखें, कैसे अप्रोच करें, उसमें भी एक मैं सेशन ले लूंगा। तो ये जो आज की जो वीडियो सीरीज आज से जो शुरू होने वाली है पिछले 10 ईयर के बीपीएससी मेंस के पॉलिटी के क्वेश्चन के डिस्कशन को लेकर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देख रहा होगा हमारे यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर यूपीएससी 2025 के जो प्रीलिम्स को टारगेट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स के अलावे भी कई और हम लोगों ने फैसिलिटीज या फिर आप कह सकते हैं हमने फीचर अलग अलग कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत बेहतरीन टीम के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, जीएस पेपर 1 की तैयारी के लिए एक अलग से बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हमारी चल भी रही है कई बैचेज। और जीएस प्रीलिम्स के जो अगर हम बात करें पेपर 2 यानी सीसेट को लेकर भी बैचेज शुरू हो चुके हैं और कई बैचेज शुरू भी होने वाली हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को अगर मान लीजिए कि और अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से यूपीएससी के प्रीलिम्स में उतारना चाहते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है ये 69th बीपीएससी में जो हमारा पेपर है, 69 बीपीएससी के मेंस का पेपर है जो जीएस2, उसमें पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपको तो मालूम है कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो मेंस में जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है आप जीएस2 में जनरली ये पूछते हैं, है ना, और लगभग 7 क्वेश्चन ही पूछते हैं प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी के? 7 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है ना, 7 मार्क्स का होता है, और 3 क्वेश्चन जो है इनका 8 मार्क्स का होता है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जीएस2 की। पॉलिटी की 2 ऐसे और क्वेश्चंस होती हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होती हैं जो कि 38 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 38 मार्क्स का होता है। वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, 38 मार्क्स का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर मैं बीपीएससी मेंस की बात करूं तो बीपीएससी ने कहीं पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, कितने वर्ड में आपको आंसर लिखना है। लेकिन फिर भी एक अगर हम मान ले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी का जो अपना स्ट्रक्चर है ना, नंबरिंग का या मार्क्स का, उसके अनुसार अगर चलें तो एक नंबर में यानी 1 मार्क्स में, है ना, टोटल आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी 15 वर्ड लगभग कंसीडर करती है। तो इस प्रकार अगर हमारा 7 मार्क्स का है तो टोटल अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 105 वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। अगर मैं 8 मार्क्स को अगर 15 से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग मेरा जो आएगा 120 वर्ड्स आएगा। तो 8 मार्कर जो क्वेश्चन है इसको 120 वर्ड्स में हमें लिखना है। इसके बाद जो 38 में अगर मैं 15 वर्ड से मल्टीप्लाई करूं 38 मार्क्स में, तो 570 वर्ड्स आएगा। यानी अगर 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको आप 570 वर्ड्स में आप लिखेंगे। क्लियर है? लेकिन आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि अगर मान लो 10-15 वर्ड अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है, मान लीजिए 105 वर्ड्स में लिखना है और आपने इसको लिखा 85 या 90 वर्ड्स में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि लिखते लिखते आदमी 110 वर्ड्स लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं थोड़े बिंदु पे। अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है, और आपके 69 बीपीएससी का जो मेंस का जो पेपर है जीएस2, उसमें पहला क्वेश्चन है ये, है ना, उसी को मैंने यहां पर लाया और मैं आज लिख कर आपको दिखाने वाला हूं।
पहले तो ये समझते हैं कि हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स में लिखना, हमें 120 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना प्यारे बच्चों? 120 वर्ड्स में। पहले आपको बता दूं कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं जीएस में, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर के साथ आपको आंसर लिखना है। कुछ चीजों को ध्यान में रख लीजिए, आज पहली क्लास है इसलिए आपको थोड़ा लेट लगेगा। ध्यान से आप थोड़ा पैसेंस रखकर आप 2 के स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अराउंड आपको 15% वर्ड जो है लिखना है। आप 10% भी कंसीडर कर सकते, लेकिन मैं 15% लिख रहा हूं। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करने के बाद, खुद मैंने भी एग्जाम निकाला हुआ है, तो उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूं आपको। 15 वर्ड, और बॉडी में अगर मैं बात करूं तो 17% वर्ड्स लिखिए, और कंक्लूजन में 15%। तो 120 वर्ड्स का जो इंट्रोडक्शन में अगर आप निकालेंगे 15%, तो अराउंड जो आपका आएगा प्यारे बच्चों, वो लगभग 18 वर्ड्स आएगा। आप थोड़ा काउंट कर लीजिएगा, साथ है ना, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो 18 वर्ड्स लगभग इंट्रोडक्शन में आएगा। कंक्लूजन में भी लगभग 18 वर्ड्स आएगा, है ना, 18 वर्ड्स आएगा। और इस प्रकार अगर मैं बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ड बचा हुआ है, यानी अगर आप मान लीजिए लगभग 84 वर्ड्स, तो 84 वर्ड्स अराउंड जो है आपका बॉडी में आएगा। कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, है ना, परसेंटेज में हो सकता थोड़ा समस्या हो पाए, तो एक बार मिला लीजिएगा। और अगर आपको मालूम हो कि नॉर्मली हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो 8 to 9 है ना वर्ड्स में हम एक सेंटेंस रेडी कर लेते हैं, तो इस प्रकार हमारा 2 वर्ड्स में, ये 2 सेंटेंस में एटलीस्ट हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कई टॉपर तो ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन में इंट्रोडक्शन समाप्त कर देते हैं और अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड आप देख लीजिए लगभग आपका, है ना, 10 to 12 सेंटेंस में आपका बॉडी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास वर्ड लिमिटेशन भी है। और 18 वर्ड्स यानी 2 सेंटेंस। अब बताइए, देखिए ये फर्स्ट टाइम है आपको ऐसे कैलकुलेट करने में कि वर्ड्स कितना लिखना है, कितना सेंटेंस, कितना परसेंटेज है। ये पूरा कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार आपको करना है। आप लगातार जब आंसर लिखने लगेंगे ना, तो आप इस चीज के आदी हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे, है ना। फिर दोबारा अगर आप 8 मार्क्स का लिखोगे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में ऑलरेडी ये रहेगा। समझ गए बात को? तो इतना हमें क्लियर हो गया कि भाई चलो हमें ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। याद रखिएगा कि जब भी आप जीएस का आंसर लिखिएगा तो बीच में आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, और ये फ्लो चार्ट आपको फर्स्ट पेज में बनाना है। फ्लो चार्ट आपको बनाना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला हमारा चीज होगा फ्लो चार्ट होगा, इसके बाद बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। एक ये चीज भी याद रखना है कि चाहे 7 मार्कर क्वेश्चन हो या 8 मार्कर क्वेश्चन हो, बॉडी में आपको 2 डायमेंशन निकालने हैं। 2 डायमेंशन निकालना है आपको, है ना। 2 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई मान लो आपकी नाम जो है एक रोहित आपका नाम है ना, और मैंने बोला कि रोहित ये जो तुम्हारा फोन है ये मेरा फोन है। तो अगर मैं इसको सिंपल स्टेटमेंट में कहूं कि रोहित तुम्हारा फोन मेरा है। अब मैं, आप सभी बच्चे जो भी यहाँ पे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोहित ये तुम्हारा फोन जो है, रोहित का फोन मेरा फोन है, मतलब एक स्टेटमेंट है रोहित का फोन मेरा फोन है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं? एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन रेज हो सकता है? अगर आपने क्वेश्चन रेज कर दिया तो आप समझ जाओ कि आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप समझ गए। और हर क्वेश्चन में जो डिमांड पकड़ना है वो डिमांड हमेशा बॉडी में लिखा जाता है, और उसी डिमांड को मैं डायमेंशन के रूप में कह रहा हूं, है ना। तो आपको बॉडी में 8 मार्कर जो क्वेश्चन होगा उसमें बॉडी में 2 डायमेंशन आपको एटलीस्ट डालना है, 2 डिमांड डालना है। याद रखिएगा किसी भी आंसर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हो चलेगा, कंक्लूजन में चलेगा, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा करते हो, लेकिन बॉडी से कोई लापरवाही नहीं किया जा सकता है। बॉडी इज द मेन कंटेंट, बॉडी इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज आपको देखना है। तो 2, जैसे मान लो कि रोहित का फोन, तो रोहित बोलेगा ना कि भाई कैसे। इस अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो उसमें आप कहो कि कैसे, सर हाउ। जो आपने बोला पॉजिटिव, रोहित का फोन आपका है, तो कैसे और क्यों। तो ये 2 क्लूज डिमांड रेज हो रहे हैं, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से। आप यहां पे थोड़ी ना बोल सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोन, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द फोन। ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हो, ये इरेलेवेंट हो जाएगा डिमांड, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जब भी वो आंसर लिखते हैं उनको नॉलेज खूब है, ऑफ कोर्स उन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ तो उनको नॉलेज खूब है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझ पाते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो डिमांड ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं।
तो क्वेश्चन की डिमांड आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी अच्छी खासी कंटेंट आपकी रेडी है, आपने रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन की डिमांड को तुरंत पकड़ लेंगे। बहरहाल आइए अपने बिंदु पर। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया। एक चीज और बताना चाहता हूं, वी शुड कीप इन माइंड, कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। यानी जब भी यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जामिनर्स, खासतौर पे अगर बीपीएससी की भी बात कर लो, तो जब भी वो कॉपी चेक करते हैं तो जनरली उनको आंसर शीट मिल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर शीट उनको मिल चुका होता है और उनको बोला जाता है कि भाई ये कीवर्ड जो है, जो आपको मिला है उससे मिलाना बच्चे में, जो बच्चा का जो आंसर शीट है आप उस कीवर्ड को मिलाना। अगर कीवर्ड मैच कर रहा है तो आप उसको अच्छा खासा नंबर दे देना। वो भी आपको पूरे कॉपी में कितना वर्ड लिखा है उसको काउंट नहीं करते हैं, इस चीज को हमें कंसीडर करना है। वो भी बस एक आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा एक पेज है तो हो सकता है 100 वर्ड होगा, ऐसे ही चल के करते हैं। अगर वो सारे बच्चों का काउंट करने लगे वर्ड्स ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना समय ही नहीं उनके पास। तो भी एक अंदाजे से कंसीडर कर लेते हैं कि 100 वर्ड्स होगा, 150 वर्ड्स होगा, और कीवर्ड मैच कर करके अपना जो है टिक लगाते रहते हैं और उसको उसकी कॉपी की चेकिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 4 चीजें ऐसी हैं, जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो 4 चीजों पर ध्यान देता है। पहला जो चीज है वो है कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप चुपचाप उत्तर दीजिए, टू द पॉइंट लिखिए। अगर आपको कूदने के लिए कहा गया, जंप करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छत से जंप कर जाएं। जंप करने के लिए बोला गया तो वहीं जंप करें। आपने जितना कहा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। कई बच्चे होते हैं कि उनको नॉलेज ज्यादा होता है तो क्या करते हैं ना कि बिना डिमांड के उस नॉलेज को डाल देते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। वो अच्छा नहीं लगेगा, आपकी कॉपी को बहुत खराब, बहुत निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। प्यारे बच्चों, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो कंसाइज, टू द पॉइंट लिखिए। दूसरा जो है कंपोज। कंपोज का मतलब है कि भाई आप कंटेंट पे जोर दीजिए, यानी रिच कंटेंट होना चाहिए आपकी कॉपी में, रिच कंटेंट होना चाहिए, फालतू की चीजों को इरेलेवेंट डेटा नहीं देना है ना। थर्ड जो है आप, एक होता है कस्टमाइजेशन, है ना, कस्टमाइजेशन यानी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, है ना। इसके बाद प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट्स बनाइए, है ना, ये सारी चीजों पर ध्यान देना। नीट एंड क्लीन लिखिए, क्लैरिटी लिखिए, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको मान लो लिखना है रोहित और उन्होंने लिख दिया सुमेश, तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऐसे 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 से काट देते हैं। ऐसे नहीं करना, ओवर राइटिंग नहीं करना, बल्कि इसका एक तरीका है, आप आराम से ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कट करके कैंसिल्ड लिख दीजिए। हिंदी में आपका तो रद्द लिख दीजिए। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड तरीका हुआ, है ना। तो ऐसे करना है। तो कस्टमाइजेशन, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। चौथा, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। माने वो लगना चाहिए कि कोई एसडीएम लिख रहा है या फिर एक डिप्टी एसपी या कोई एक सिविल सर्वेंट लिख रहा है आंसर, ऐसा दिखना चाहिए उनको। लैंग्वेज अच्छा यूज कीजिए। कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पर्सन, किसी भी आदमी को पूरी तरीके से एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज नहीं करना है। इन सभी चीजों से बचना है। अगर क्रिटिसाइज करना भी चाहते हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी में भी आप अलग अलग जगहों पे क्या टर्म यूज करना, वर्ड यूज करना, उस पर फोकस करो। जैसे अगर मान लो कि आपको आंसर लिखना है और कहीं लिखना है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 368, मेंशन्ड नहीं होगा। यही तो लैंग्वेज का फर्क हमें पकड़ना है प्यारे बच्चों। यहां पर होगा इंश्राइंड, होगा इंश्राइंड। तो ये पॉलिटिकल टर्म्स, जार्गन्स आपको यूज करने हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ द पॉलिटी। ये सारे सब्जेक्ट का अपना अपना है। इवन अगर मैं कंपोज की बात करूं तो पॉलिटी की जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, उस पे भी आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा। हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन को रेडी करना होगा। इवन मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले से जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग चैप्टर या टर्म है, उसके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन रेडी करके रखिए। आपको वैल्यू एडिशन पे काम करना होगा। लिखने के लिए सारा बच्चा वही लिख रहा है, व्हाट यू आर राइटिंग एक्स्ट्रा एंड डिफरेंट, सो दैट कि आपको अच्छा रैंक आ सके। तो उन सभी मुद्दों पर आपको ध्यान देना। इस मुद्दे पे मैं एक बहुत ही लंबी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करूंगा कि पॉलिटी को कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच करना है, सो दैट कि आप पॉलिटी वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट हायर मार्क्स स्कोर कर पाए। नाउ आगे बढ़िए। तो आते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो एटलीस्ट 50% आप जो है गेम ऐसे ही जी जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में आपको हीरो टर्म को खोजना है, द मेन टर्म, जिसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर हम कैसे पकड़े। बड़ी सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है ये।
है ना। तो अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता तब वहां पे कैसे हीरो टर्म या इंपॉर्टेंट टर्म को फाइंड करना, उसका एक तरीका मैं बताता। मैं अगली जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो वहां पे बताऊंगा कि जब बहुत सारे टर्म हो क्वेश्चन में तो कैसे इंपॉर्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई किया जाए, सो दैट कि इंट्रोडक्शन में लिखे हम उसके बारे में। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या उसके बारे में लिखना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में लिखना, यही करना ही है इंट्रोडक्शन में आपको। और हमें तो दो ही लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना था। अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप पकड़ेंगे तो यहां पे बोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में लिखना है आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया, तो हमें ये मालूम चल गया। अब जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, कोई भी ऐसा टर्म जिसको हटाने के बाद आपको क्वेश्चन अधूरा लगे, समझ जाना कि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हटा दूं तो क्या बचता है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इररिलेवेंट आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे हटा दूं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बचता है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसके बारे में लिखना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हटाने पे क्वेश्चन अधूरा हो जा रहा है। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब यहां पर कई जैसे क्वेश्चंस में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि डायरेक्टिव वर्ड्स दिए होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये डायरेक्टिव वर्ड है, अराउंड 20 to 25 अराउंड डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। ऐसे बनाने के लिए कई बनाए जा सकते हैं, लेकिन अराउंड जो फेमस सिग्निफिकेंट जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, पुछल्ले शब्द होते हैं, वो 20 to 25 होते हैं, जिसमें क्रिटिकली एग्जामिन है। याद रखिएगा, पुछल्ले शब्दों या फिर डायरेक्टिव्स को लेकर भी मैं क्लास ले लूंगा कि अलग अलग डायरेक्टिव्स को कैसे डील करना है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी टर्म आपको मिला है, जो भी टॉपिक मिला है जिसके बारे में आपको आंसर करना है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, मेरिट, डिमेरिट या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस को लिखना है। अब जाहिर सी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो जाहिर सी बात है मैं इसका सिग्निफिकेंट और इसका क्रिटिसिज्म लिखने वाला हूं, आप सभी को मालूम है। तो अगर मुझे इसको आंसर करना हो तो कैसे करूंगा, तो चलो प्लॉट रेडी करते हैं। पहले प्लॉट ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन में मैं आप सभी को बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कौन से क्या है, कब जन्म लिया था, जैसे केशवानंद भारती केस में हुआ था, तो उसके बारे में लिखूंगा 2 लाइन। इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको इवेल्युएशन दिखाऊंगा केसेस का, है ना। शंकरी प्रसाद से लेकर केशवानंद भारती केस से लेकर इंदिरा साहनी केस तक पूरा एक इवेल्युएशन दिखाऊंगा, कौन सी ईयर में इस केस को सुना गया था। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो अगला होगा, है ना, वो होगा बॉडी, है ना। बॉडी लिखूंगा और बॉडी में क्या होगा हमारा कि सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। और इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगा, क्योंकि यहां पे क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाइल राइटिंग दिस आंसर यू हैव टू फोकस ऑन 8 मार्क्स 120 वर्ड्स। ये भी आपको ध्यान देना है कि 120 वर्ड्स में आपको लिखना है ये। इसके अलावा जब मैं ये लिख लूंगा सारी चीजें तो मैं कंक्लूजन पे आ जाऊंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंक्लूजन पे आ जाऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं। और याद रखना कि बहुत ही ज्यादा रिच कंटेंट के साथ आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा, है ना, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप सभी, है ना। इसके बाद हम लोग जो है इसके आंसर पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक बार बता दीजिए आप सभी, ओके कर दीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो देखो एक चीज और बता दो, कई बच्चों का इशू ये होता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर ऐसे देकर ऐसे लिखते हैं, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर डैश देकर, फिर नीचे से लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, हेडिंग, और ऐसे ऐसे देकर फिर लिखेंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है ना। आप पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आप आगे बढ़े, बॉडी में आप घुसे, तो आपको बॉडी में घुसने के तुरंत बाद आपको क्या करना है कि बॉडी में घुसने के तुरंत बाद आपको पैराग्राफ बदल करके बॉडी में इंटर करना है। फिर जैसे बॉडी समाप्त हो, पैराग्राफ बदलकर आप कंक्लूजन में इंटर करोगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इस दौरान आपको याद रखना है कि व्हाइल शिफ्टिंग द पैराग्राफ्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एंड बॉडी टू द कंक्लूजन, यू शुड नॉट ब्रेक द फ्लो। ये भी ध्यान रखना है, कई बच्चे फ्लो ब्रेक कर देते हैं। अब देखना यहां पे मैं कैसे लिखने वाला हूं। तो अगर मुझे लिखना, इतना मुझे मालूम चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को टारगेट करना इंट्रोडक्शन में, एकदम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखते जाना आंसर। तो आप यहां पे लिखिए द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन
तो आप ऐसे लिख सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज established by केशवानंदा, है ना, केशवानंद, ठीक है, भारती, है ना, भारती श्री पोडगल गुरु, गुरु केस 1973, ठीक है, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, केशवानंदा भारती जो केस था पोडगल गुरु केस 1973 के जरिए उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। वेयर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, where the ruling of Supreme Court was the parliament cannot amend the basic structure part of constitution बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग आर्टिकल 368, क्योंकि बच्चों आप सभी को मालूम है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट का वो हथियार है जिसके थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। लेकिन 1973 में खुद इस केस की सुनवाई कर रहे उस दौरान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस.एन. सिकरी, है ना, और उस दौरान जो इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे 13 जजेस का बेंच था, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच रहा है अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हिस्ट्री की सेंस में अगर बात करूं। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस हंसराज खन्ना। तो उस दौरान उन्होंने यही बोला था कि भाई जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, आर्टिकल 368 का उपयोग करके किसी भी हिस्से में अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाले हिस्से में अमेंड नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट भी थी कि उस दौरान हंसराज खन्ना ने और एस.एन. सिकरी ने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो कभी भी फ्यूचर में अगर कोई बदलाव पार्लियामेंट को करना होता है तो जब भी कोई बदलाव करती है तुरंत वहां पर इंटरफेयर कर देती है कौन, आप सभी को मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग द आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू एंड चेक एंड बैलेंस कि भाई आप जो बदलाव कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द केशवानंदा भारती केस यू कैन नॉट अमेंड दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दैट पार्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये कभी कभी वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को लिमिट कर देती है, यानी पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को ब्रेक कर देती है, इंटरफेयर कर देती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट क्लैरिफाइड, आप सभी को मालूम है। लेकिन समय गुजरने के साथ कई केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती गई, कई जगह सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शंस हुए उन सभी एक्शन और बिहेवियर को एनालाइज करके मालूम चला कि हाँ भाई ये कुछ प्रोविजंस है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी केसेस को लेकर जब भी पार्लियामेंट ने कुछ किया है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनली बोला है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस बिहाफ पर हम लोग को मालूम है कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी प्रोविजंस आती हैं, लेकिन कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं किया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया और याद रखना है कि आप देखिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है बीपीएससी का, यूज द सिंगल पेन। यहां पे भले मैं डबल पेन यूज करके अंडरलाइन कर रहा हूं लेकिन यूज सिंगल पेन, डू नॉट यूज अ पेंसिल। पेंसिल इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन। अगर कोई आपको ये प्रमोट करवा रहा है कि नहीं पेंसिल यूज करना है, डबल पेन यूज करना है, तो आप गलती ये मत करना, क्यों रिस्क ले रहे हो फालतू के। यूज द सिंगल पेन वेदर इट इज ब्लू बॉल पेन, वेदर इट इज ब्लैक बॉल पेन। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आप इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप बीपीएससी के नोटिफिकेशंस पढ़ लो, या यूपीएससी में भी इसको प्रोहिबिट किया गया है। नाउ कम ऑन द पॉइंट। अब हमें अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने लायक चीज क्या है, एक केशवानंदा भारती श्री पोडगल गुरु केस 1973, है ना। इसके बाद हम आर्टिकल 368 को अंडरलाइन करेंगे, कैन नॉट अमेंड को करेंगे। आई गेटिंग द पॉइंट। ये हमने अंडरलाइन कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि अंडरलाइन पूरा स्टेटमेंट ही कर देते हैं, वो सब नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। हालांकि यहां पर अगर आप चाहो तो डाल सकते थे
बाई केशवानंदा भारती, है ना, श्री पडगोल गुरु केस 1973, है ना। अब ब्रैकेट में लिख सकते थे हंसराज खन्ना, जस्टिस हंसराज खन्ना, लेकिन ब्रैकेट में जब आप लिखोगे ना तो उस वर्ड को काउंट नहीं किया जाता है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। नाउ ये आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिखा दिया, है ना। चलिए आगे आइए। इसी प्रकार अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, 1 सेकंड रुक जाएंगे आप सभी। ओके, तो आपने देख लिया होगा। अगर आपको सारा इंट्रोडक्शन देखना होगा तो आप वीडियो को प्लीज बैक करके आप देख लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन डिलीट हो चुका है तो बैक करके आप देख लेंगे। अब अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ था, है ना, वैसे मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना था। अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, फ्लो चार्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। फ्लो चार्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप फ्लो चार्ट ऐसे बना दो, है ना, या तो आप फ्लो चार्ट ऐसे वाला या बना सकते हो, या तो आप कोई ट्री डायग्राम बना दो, या तो आप अमीबा डायग्राम ऐसे ऐसे निकाल कर बना दो, है ना, या तो आप जो है फ्लो चार्ट ऐसे निकाल कर आप ऐसे बना दो, ऐसे। तो आपके अपने तरीके हैं। जितना अच्छा फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, है ना, उतना अच्छा, जितना खूबसूरत आपकी आंसर कॉपी दिखेगी उतना ज्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूं, मैं दिखाता हूं। फ्लो चार्ट इंट्रोडक्शन के बाद बनाना है, फर्स्ट पेज में इवेल्युएशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप सभी को प्यारे बच्चों मालूम है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट 1973 के पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये आप सभी को मालूम है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके लेकर हम लोग अभी एक फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला जो शुरू हुआ बेसिक स्ट्रक्चर की, अगर कहीं से शुरुआत हुई तो शुरुआत हुई थी जब पार्लियामेंट ने एक देश के इंडिविजुअल्स की फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए, आर्टिकल 31 को वायलेट करते हुए, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है, उसको वायलेट करते हुए जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने आम जनता की जमीन को छीना था, उस दौरान से ही उस आम जनता ने, उस व्यक्ति ने, यानी शंकरी प्रसाद जी ने, हालांकि इससे पहले भी कई केसेस हुई हैं लेकिन दिस वाज द मेजर केस रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो शंकरी प्रसाद जी पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। शंकरी प्रसाद वाज द जमींदार ऑफ द बिहार, ये भी आपको याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया था। उसके बाद कई केसेस होती गई, जैसे पहला केस मैं लिख देता हूं, है ना। पहला केस आप सभी को बच्चों मालूम है कि शंकरी प्रसाद केस था, है ना, शंकरी प्रसाद केस था, शंकरी प्रसाद केस। इस केस की सुनवाई के दौरान क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि that the parliament cannot amend the part of Indian constitution, the parliament cannot amend the fundamental right, ऐसा बोला था ना? नहीं। तो इस शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो पार्लियामेंट है वो आम आदमी की जमीन को ले सकता है फॉर द सेक ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड द पार्लियामेंट, तो आपके संविधान के किसी भी हिस्से में आप बदलाव कर सकते हो। सेम 1965 में केस हुआ था, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं लेकिन मैं मेजर केसेस लिखवा रहा हूं। सेम सज्जन सिंह केस हुआ था, स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वाज आल्सो जमींदार काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम द, है ना, राजस्थान। तो स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ एक केस हुआ था 1965 में, 1965 में, है ना प्यारे बच्चों, 1965 में हुआ था, है ना, 1965 में हुआ था। इसी प्रकार एक और केस हुआ था एंड दैट वाज गोलकनाथ केस। ही वाज द जमींदार फ्रॉम एन इंडियन स्टेट्समैन फ्रॉम द पंजाब, है ना। तो गोलकनाथ एक केस हुआ था 1967 में। इट वाज अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट, राइट, तो भी लिख सकते हैं इन द 1967। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट एंड द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समय गुजरने के बाद जब ये बोला गया तो उस दौरान 1967 में इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, आप सभी को मालूम है। इंदिरा गांधी ने उस दौरान बोला था कि भाई आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, मुझे अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं करूंगी, है ना, आपकी बात मैं नहीं मानूंगी, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होता है देश के डेवलपमेंट के लिए कि मुझे फंडामेंटल राइट को वायलेट करना है या फिर अमेंड करना है तो मैं करूंगी। उसको लेकर उस दौरान आप सभी को मालूम है कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को जो है उन्होंने पार्लियामेंट से पास किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर हमें रिक्वायरमेंट होता है तो हम पार्लियामेंट की
पावर को बढ़ाते हुए, यानी पार्लियामेंट के पावर को यूज करते हुए, आर्टिकल 368 का यूज करते हुए संविधान के किसी भी हिस्से में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में हम बदलाव कर सकते हैं, है ना। वॉइस आ रही है, बदलाव कर सकते हैं ना। इसी प्रकार समय गुजरने के साथ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया। वहां पर भी इंदिरा गांधी जी ने सिंपली यही कहा था कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। जब हम लोग कोई बदलाव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 368 के पास इतनी पावर है। ये इंदिरा गांधी कह रही हैं कि आर्टिकल 368 के पास इतना पावर है कि वो पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। तो 24 और 25 में जैसे ही गोलकनाथ केस को लेकर रिटेलिएट करते हुए इंदिरा गांधी जी ने, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आई थी गोलकनाथ केस में, कि जिसमें कहा गया था कि नहीं इंदिरा गांधी कोई बदलाव नहीं कर सकती, उस चीज को रिटेलिएट किया, क्या कहते हुए कि नहीं हम कर सकते हैं। समय गुजरता गया। 1973 में केशवानंदा भारती श्री पोर्टुगल गुरु केस हुआ था, आप सभी को मालूम है, केरला, स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ केशवानंदा भारती श्री पोर्टुगल गुरु केस हुआ था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला। और ये केस हुआ था बच्चों, आप सभी को मालूम है 1973 में हुआ था। इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस हंसराज खन्ना थे, 13 जजेस की बेंच थी। और इसमें टोटल 13 जजेस थे, इंक्लूडिंग द, आप सभी को मालूम है, द माननीय ऑनरेबल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द टाइम, एंड दैट वाज, आप सभी को मालूम है कि ही वाज द एसएन सिकरी, है ना। तो इस केस में सिंपली पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को दो भाग में बांटा था, एंड दैट वाज कॉमन स्ट्रक्चर, है ना, कॉमन स्ट्रक्चर, एंड सेकंड वाज द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर एंड अमेंड द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द पार्लियामेंट हैज ओनली अ काइंड ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट, कि वो सिर्फ जो है अपने कॉमन स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी गुस्से में आ गई। उस दौरान में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी गुस्से में आ गई। फिर देखते ही देखते 1975 में एक और केस हुआ था इमरजेंसी वाले मुद्दे को लेकर, इंदिरा गांधी, है ना, वर्सेस राज नारायण केस 1975, राज नारायण केस 1975, है ना। इलेक्शन के माल प्रैक्टिसेस को लेकर एक केस था। तो इस केस की सुनवाई के दौरान जो आप सभी को मालूम है, इसमें भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि बहुत सारी रूलिंग्स आई हुई हैं इन सभी केसेस में, लेकिन जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में जो भी रूलिंग्स हैं मैं उसको सिर्फ कोट कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे बहुत सारे रूलिंग्स आई हुई हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है कि इस चीज को रिटेलिएट करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया था। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू को लेकर, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बनाई जाने वाली कानून को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाई जाएगी उसको चेक एंड बैलेंस करेगी सुप्रीम कोर्ट, यानी ये देखेगी कि वो जो लॉ बनाया गया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का तो वायलेशन नहीं कर रही है। तो ये जो चेक करने के लिए जो पावर यूज करती है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13 इसको इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, वो जुडिशियल रिव्यू का पावर, उसी को इन्होंने डेंजर में डाल दिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए इंदिरा गांधी जी ने जुडिशियल रिव्यू को बोला था कि जुडिशियल रिव्यू ये पावर, उसको डिलीट करने का प्रयास किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी एक्शन में टांग अड़ा पाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अब जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहेगी और जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन की इतनी ताकत नहीं होगी कि हमारे द्वारा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बदलाव अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किए जा रहे हैं तो उसको लेकर इंटरफेयर कर पाए। और प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो आर्टिकल 13 है उसमें लिखा गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। उसमें भी लिखा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ या बाई लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो अगर पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट के पार्ट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट मतलब लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी PSUs हैं, आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। तो अगर इनके द्वारा कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट वायलेट होता है, तो जो कानून है जो डिस्टर्ब कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो नल हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से मानिए कि ये हो गया आपका आर्टिकल 13, ये FR हो गया, माफ कीजिएगा 1 सेकेंड, इसको अच्छा इसको मैं थोड़ा भी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिस्टम नहीं है ना पैनल में। तो मान लो कि ये DPSP हो गया और ये जो सर्किल हो गया आर्टिकल 13 हो गया और इसके बाहर FR हो गया। केशवानंदा भारती केस में
या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है कि पार्लियामेंट को लिमिट कर दिया है, एक सर्किल में बंद कर दिया है। पार्लियामेंट को बोला है कि तुम वही करोगे जो डीपीएसपी में लिखा है, यानी डीपीएसपी में जो चीजें मेंशन है उसी के अंतर्गत रहकर तुम कानून बनाओगे। इससे बाहर अगर जाओगे तो इसके बाहर फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर वाले एरिया है। यानी इसमें डीपीएसपी और कॉमन स्ट्रक्चर को सर्किल के अंदर बंद किया गया, यानी पार्लियामेंट को लिमिट किया गया कि आप इन्हीं क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं या फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इससे बाहर जाएंगे तो आर्टिकल 13 आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि बाहर में बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आर्टिकल 13 अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टर, अ काइंड ऑफ बॉडीगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी आपको याद रखना है। नाउ कम ऑन द पॉइंट। 1976 के केस में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक तरीके से इंदिरा गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें इंदिरा गांधी जी ने जुडिशियल रिव्यू को चैलेंज किया। उसके बाद क्या हुआ, इस बात को लेकर गुस्से में आ गए हमारे उस दौरान के जो पीएन भगवती और हमारे अभी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम आप सभी को प्यारे बच्चों मालूम है। इनके जो फादर थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ के जो फादर थे, वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक केस की सुनवाई की थी और उस केस का नाम था प्यारे बच्चों माइनर्वा मिल केस 1980। माइनर्वा मिल एक जो है टेक्सटाइल कंपनी थी बेंगलुरु की। माइनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भारत सरकार के खिलाफ ये केस किया गया था और ये 1980 में केस हुआ था, है ना। और ये भी याद रखना, व्हाइल राइटिंग एन आंसर आपको टाइम लिमिट यानी 7 से 8 मिनट में इस क्वेश्चन को लिख लेना। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है। तो 1980 में, तो इसमें उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा है कि आप जो जुडिशियल रिव्यू को जो चैलेंज कर रही है ना, अपने औकात में रहिए। you don't have any, you haven't the power to just destroy the power and provision and scenes of the judicial review। तो ऐसा सिंपली एक सीधे शब्दों में दो टूक में उस दौरान यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने इंदिरा गांधी की सरकार को कहा था। और इंदिरा गांधी इस दौरान जीत कर भी आई थी। एक लंबी कहानी है, उसके बैकग्राउंड में मैं उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग को आंसर पे रहना है। इसके बाद एक और केस हुआ था बच्चों, आप कॉपी में बनाएंगे तो आप इसके नीचे जो है ऐसे करके आप जो है ना, ऐसे और एक ऐसे टेक्निकल्स निकाल सकते हैं और इसके नीचे भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो 1980 हो गया। फिर इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, है ना, इसी प्रकार आप, अच्छा ये जितना भी डिलीट हो रहा है पॉज कर करके लिखते चलना, है ना। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी केसेस हुई थी। जैसे एक केस हुआ था, आप सभी को मालूम होगा, वमन राव केस, है ना। वमन राव केस हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इतना लिख दोगे ना तो मैं सच बता रहा हूं आपका हाईएस्ट मार्क्स आएगा। यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था एंड दैट केस वाज हैपेंड इन द 1981, जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसा है कि आप जो है, यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक हुआ था इंदिरा साहनी केस, जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ज्यादा फेमस है, इंदिरा साहनी केस। इस केस को लेकर 1992 में एक केस हुआ था। इस केस की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और इंदिरा साहनी केस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ था। फिर एक और केस हुआ था प्यारे बच्चों, किल्होतो होलोहन केस, है ना। किल्होतो होलोहन केस हुआ था 1993 में। इस केस में भी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और एक केस हुआ था 1993 में प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ था। ये इवैल्यूएशन में आपको लिखना है, तभी आपको जाकर अच्छा मार्क्स आएगा। और किल्होतो जो होलिहन जो केस हुआ था, होलोहन जो केस हम कह सकते हैं, ये जाची लहू के खिलाफ हुआ था। जाची लहू एक रिस्पोंडेंट थे, उनके खिलाफ हुआ था। जाचिलहू इनके खिलाफ हुआ था। ये एक रेस्पोंडेंट थे। जो केस होता है ना, जैसे वमन राव पेटिशनर हो गए, यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट हो गए, इंदिरा साहनी आपके हो गए पेटिशनर, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके खिलाफ केस किया जाता है उनको रेस्पोंडेंट माना जाता है। इसी प्रकार एक केस हुआ था प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा, एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ था। एसआर बोम्मई केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, एंड इट वाज हैपेंड इन द 1994। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट, व्हाइल रूलिंग दिस केस, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट शुड बी इन द लिमिट, ऐसी हिदायत दी गई थी। ऐसे बहुत सारे रूलिंग हुई थी केसेस को लेकर, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात कर रहा हूं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक केस हुआ था, आईआर कोइल्हू केस हुआ था। आप सभी को मालूम होगा आईआर कोइल्हू केस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के खिलाफ हुआ था।
और दिस केस वाज हैपेंड इन द यू ऑलरेडी नो दैट 2007 में हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी इस दौरान। इस केस में भी अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इन द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, तो ये आपने एक फ्लो चार्ट बनाया है ना, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, फ्लो चार्ट आपने बनाया और इसी प्रकार आप बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो जैसे ही आपका फ्लो चार्ट मान लीजिए यहां पे समाप्त हुआ, तुरंत पैराग्राफ बदलकर बॉडी में एंटर कीजिए। और बॉडी में क्या बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सीधे पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के, यानी सिग्निफिकेंस लिखेंगे, है ना, सिग्निफिकेंस लिखेंगे। और याद रखना है कि हमें वर्ड लिमिट को भी फॉलो करके चलना है, तो सीधे हम लोग कीवर्ड लिखेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं, कीवर्ड हम लोग लिखेंगे और एक दो लाइन लिख देंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इस केस का, देखिए पहला तो सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि इट प्रमोट्स, है ना, इट प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, है ना, आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को प्रमोट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल का मतलब कि ये हुआ कि जो हमारे देश के कुछ ऐसे इसेंस है ना, हमारी डेमोक्रेसी के, जिसमें बदलाव नहीं कर सकती पार्लियामेंट, जैसे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, है ना, ये जो टर्म है, या फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी चीजों में बदलाव नहीं कर सकती है बाय यूजिंग द आर्टिकल 368। पार्लियामेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। और ये सोच समझ कर हंसराज खन्ना के द्वारा, एस एन सिकरी के द्वारा 1973 के पोर्टुगल ग्रुप केस में किया गया था कि पार्लियामेंट आने वाले समय में कई सरकारें बदलेंगी, क्या पता कोई सन की सरकार आ जाए, कुछ कर दे। तो समझदारी दिखाई गई थी उस दौरान हंसराज खन्ना के द्वारा कि कुछ प्रोविजंस को प्रोटेक्ट कर दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर में डालकर, कि आगे चलकर पार्लियामेंट उसमें जानबूझकर भी अगर इंटरफेयर करना चाहे, अनजाने में भी तो ना कर पाए। तो हमें बेसिकली हमारी जो राइट्स हैं, हमारी आइडियल्स जो हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा आप सिग्निफिकेंस ये लिख सकते हैं कि मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश में सुपरमेसी को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरमेसी को ये मेंटेन करता है, मेंटेन्स द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, यानी हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर पार्लियामेंट अगर बदलाव नहीं कर पा रही बेसिक स्ट्रक्चर में, यानी पार्लियामेंट से बड़ी कोई चीज है, यानी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मेंटेन कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर। ये भी आपको याद रखना है कि इंटरफेयर नहीं करने दे रही है पार्लियामेंट को अपने अंदर, कि आप हमारे अंदर आओ और हमारे अंदर के प्रोविजंस को बदलाव करो, बेसिक स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं कर रही है। थर्ड आप यहां पे लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, इट सेपरेट द पावर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में क्या बोला कि आप कॉमन स्ट्रक्चर में बदलाव करो, आई विल नॉट इंटरफियर। और जब मैं इंटरफियर ही नहीं करूंगा तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन होगा कि नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करता है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है। अब आप बोलोगे सर पार्लियामेंट के काम में टांग भी तो अड़ा रही है ना सुप्रीम कोर्ट, तो टांग तो तब अड़ा रही है ना जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। आप इसको मत काउंट करो ना, पार्लियामेंट भी कभी कभी अपनी ड्यूटी भूल जाती है और जो मना है वो उसमें बदलाव कर देती है। तो उस चीज को सबक सिखाने के लिए ना, उनको लिमिट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया है। तो आपको ये भी देखना होगा, आप इस चीज को, आप अगर चाहो तो इस चीज को आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर्स इन द मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, जब भी वो कोई बदलाव करती है। तो आप इसको, ये ऐसी पॉइंट है ना कि आप इसको आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप समझ रहे मेरी बात को बच्चों। चौथा आप लिख दीजिए पॉइंट इफ यू वांट टू राइट, है ना, कि इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट, है ना, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफियर एंड अमेंड द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इज इट क्लियर, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये 4 पॉइंट आपने लिख दिया। और आपको ये भी देखना नहीं कि आपको वर्ड लिमिट भी मेंटेन करके चलना है, वर्ड लिमिट भी मेंटेन करके चलना है। इसके नीचे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फिफ्थ में ऐसे करके, है ना, फिफ्थ में आप लिख सकते हैं कि भाई इट प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट,
ना, आर्टिकल 368 को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये कहा कि भाई आर्टिकल 368 का उपयोग करके आप जो है अगर आप बदलाव ही करना है तो कीजिए ना कॉमन स्ट्रक्चर में, मैं कहां मना कर रहा हूं। और जब तक आर्टिकल 368 का उपयोग नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट प्रोसेस में, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग कैसे हो सकता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर यहां पे तो अमेंडमेंट प्रोसेस को ही लिमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, आप ये भी तो देखो ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में घुस नहीं सकते, बट कॉमन स्ट्रक्चर में इनके पास पावर है कि नहीं है। इवन अब बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर अगर मान लो पार्लियामेंट बदलाव करना चाहती है तो आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस में, पर्टिकुलर राइट्स में अगर बदलाव करना चाहते हो उसको मैं बता दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब अलाउ करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में ही बदलाव करवा सकती है जिससे किसी प्रकार की बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो। जैसे मान लो कि अभी राइट टू प्राइवेसी को ऐड करना था, आर्टिकल 21 में ऐड किया पार्लियामेंट ने, लेकिन वो ऐड तो किया पार्लियामेंट, लेकिन वहां पर पूरा सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन में उसको देख रही है, यानी पार्लियामेंट अपने मन से नहीं जोड़ पा रही है। आप दूसरे शब्द में कहें तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जोड़वा रही है आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट को जोड़ने के लिए। अलाउ तो किया सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में जोड़ो, तब जाके पार्लियामेंट ने किया है। अपने ऑटोनोमियस तरीके से, ऑनोनिमियस तरीके से, आप ऑटोनोमियस तरीके से अगर कहें या इंडिपेंडेंट होकर, पार्लियामेंट ने कभी फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर नहीं किया है। आर्टिकल 35 कहता है कि इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू चेंज एनी काइंड ऑफ थिंग इन द फंडामेंटल राइट, the parliament should contact with the supreme court, should maintain the cooperation with the supreme court। सुप्रीम कोर्ट जब कुछ कहेगा तभी घुस भी सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट, नहीं तो इनके औकात नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। नाउ कम ऑन द पॉइंट। 30 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि जुडिशियल एक्टिविटीज में को मेंटेन करता है ना, इट प्रमोट्स द जुडिशियल एक्टिविटीज, है ना। जब हमारे देश के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने काम को अच्छे से नहीं करते हैं तो उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होती है, जुडिशरी एक्टिव होती है, उसे जुडिशियल एक्टिविटीज में कहा जाता है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट को ये बोला गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर आप अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ बदलाव कर दिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होकर जुडिशियल एक्टिविटीज में कर रही है, यानी चेक एंड बैलेंस कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो कानून में बदलाव किया कुछ बाहर निकल गए हैं वो। तो उस चीज को लेकर जब ये सारा सुपरवाइज करती है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, जिसको हम लोग चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, ये एक प्रकार का जुडिशियल एक्टिविटीज में हुआ। मुझे उम्मीद है, चूंकि देखिए अभी जो मैं आंसर लिखवा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है तो इतना तो नॉलेज आप सभी को होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बिना नॉलेज का प्रीलिम्स निकलता नहीं है। तो आप लोग बहुत स्ट्रांग पकड़े, बस उसको रिवाइज करना है प्यारे बच्चों। तो ये आपने कुछ सिग्निफिकेंस लिख दिया, पॉजिटिव पॉइंट लिख दिया। अब आप थोड़े क्रिटिसिज्म पे आ जाइए। तो जो भी मैंने यहां पे लिखा है आप पॉज कर करके आप कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। क्रिटिसिज्म पे आ जाइए। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? पहला क्रिटिसिज्म है ना कि भाई इट डिड नॉट डिफाइंड बाय bench of केशवानंदा भारती 1973 केस, यानी जो इस केस की सुनवाई जो बेंच कर रही थी उसने इसको डिफाइन नहीं किया। पहली ये चीज सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म है। दूसरा, आप क्रिटिसिज्म अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, है ना। यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं कि भाई जुडिशियल ओवररीच, कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हद से ज्यादा जो है अपने पावर का उपयोग कर लेती है, तो जुडिशियल इट प्रमोट्स द जुडिशियल ओवररीच, ये भी आप लिख सकते हैं। थर्ड जो सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है ना, कि इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विथ द प्रिंसिपल ऑफ, है ना प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आप सभी को याद आ रहा होगा कि मैंने सेपरेशन ऑफ पावर वाली जो पॉइंट थे उसको हमने सिग्निफिकेंस में भी लिखा था, है ना। तो मैंने बोला भी था कि आप इसको चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो क्रिटिसिज्म में, क्योंकि भाई अगर चलो जो भी कानून बना रही है और सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस के तहत, जुडिशियल रिव्यू के तहत इंटरफेयर कर रही है देखने के लिए को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर जाकर तो कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, अच्छी काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी कॉमन स्ट्रक्चर का भी बदलाव अगर कर रहा है ना पार्लियामेंट,
और अगर पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट को तो बिना मतलब को बोल देते कि नहीं भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इसलिए तुम बदलाव नहीं कर सकते हो। और ये सिर्फ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिफाइन ही नहीं किया गया है ना। तो इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आप लोग जो है इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा, है ना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चौथा ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर आप लिखना चाहें, देखो 120 वर्ड्स को मेंटेन करना है ना। चौथा ये भी हो सकता है कि समटाइम्स पार्लियामेंट feels that their power is limited। और जब पार्लियामेंट की पावर जब लिमिटेड हो जाए, वो अच्छी बात होती है कि लिमिटेड हो गया, लेकिन कभी कभी पार्लियामेंट को बहुत महत्वपूर्ण है यानी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर कोई कानून बनाना होता है। कभी कभी यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी डिक्टेटरशिप या फिर अपनी टोटलिटेरियन अप्रोच अपनाती है और वो सुनती ही नहीं है लेजिस्लेचर की। तो इस जगह पर पार्लियामेंट ही फील करती है कि हमारी पावर लिमिट हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी तरीके से काम कर रही है, पार्लियामेंट की चलने नहीं दे रही है, तो पार्लियामेंट की पावर भी तो आप कम नहीं कर सकते हो ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पार्लियामेंट को फिर बर्थ क्यों किया, उसको क्यों प्रोविजन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे देश में जो भी ये लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशियरी है या फिर आप बात कर लीजिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे के काम में ना ही इंटरफेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाएं, देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, बट हमारे यहां इट इज फ्लेक्सिबल। जब भी मन होगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल इंटरफेरेंस कर देती है सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के कामों में। लेजिस्लेचर भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के कामों में इंटरफेयर कर देती है, जैसे नंबर ऑफ जजेस की संख्या ना बढ़ाना। आज मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं समटाइम्स पार्लियामेंट फील्स दैट देयर पावर इज लिमिटेड, है ना। तो यहां पे आप ये चीज लिख सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट अब लिखकर खत्म कर सकते हैं। हमें 120 वर्ड की लिमिटेशन भी देखनी है, ये भी अब नजदीक पहुंच रहा है। तो जब ये आप लिख लें तो लिखने के बाद तुरंत आप कंक्लूजन पे आ जाएं और लिखें इन नटसेल, इन कंक्लूजन, हिंस, ऐसे कर करके, हाउएवर, ऑल्दो, ऐसे कर करके। तो आप यहां लिख सकते हैं इन कंक्लूजन as ग्रैनविल ऑस्टिन। कोई स्कॉलर का अगर आप व्यू लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी कंक्लूजन काफी कैची हो जाएगी। और कुछ अपने बेस को लेकर, अपने को आधार मानकर ये मत लिखना कि आई फील, ऐसा मत लिखना है, ऐसा बिल्कुल मत लिखना। कोट द स्कॉलर नेम, द पॉलिटिकल स्कॉलर नेम। इफ यू वांट टू यूज जॉन लॉक को यूज करो, फादर ऑफ लिबरलिज्म। इफ यू वांट टू यूज द जॉन स्टुअर्ट मिल। बोला है ना जी जॉन लॉक ने, द लेजिस्लेचर शुड बी पावरफुल। आप बोल सकते हो ये। हॉब्स ने एक तरफ जुडिशरी को जहां डाउन किया, वहां पे लेजिस्लेचर को अपलिफ्ट किया। कौन? जॉन लॉक। तो लिख सकते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, एज ग्रैनविल ऑस्टिन, है ना। ये सारी चीजें लिखी जा सकती है। आप किसी भी लोगों का नाम लिख सकते हैं। एज ग्रैनविल ऑस्टिन अर्ग्स regarding the basic structure, है ना प्यारे बच्चों, the basic structure। तो ऐसा अगर लिखोगे ना तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर, a balance has been reached between, a balance has been reached between, a balance has been, आप ऐसे लिख सकते हैं balance has been reached between, है ना, reached between the responsibilities of, between the responsibilities of Parliament and Supreme Court। पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट
है ना, सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द सीमलेस वेव, फॉर प्रोटेक्टिंग द सीमलेस वेव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द सीमलेस वेव, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख दीजिए आप ऐसे, और बाकी अगर आपको अंडरलाइन करना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप अंडरलाइन भी कर दो, जैसे ग्रैन्युल ऑस्टिन को अंडरलाइन किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं बैलेंस को, फिर हम लोग कर सकते हैं बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसको अंडरलाइन कर सकते, हो गया। प्रोटेक्टिंग द सीमलेस वेव, ऐसे करके खत्म कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको क्वेश्चन देखा, जिसमें हमने पहले बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, कब इसका जन्म हुआ था, किस केस के बाद, इसके बाद इवोल्यूशन हमने दिखा दिया, रेलेवेंट सब चल रहा है, देखो। इसके बाद हमने फ्लो भी ब्रेक नहीं होने दिया और हमने डायरेक्टली सिग्निफिकेंस लिख दिया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जैसे जन्म हुआ केशवन अंदाज से हमने उसको सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब जब एग्जामिनर बॉडी में जैसी शिफ्ट हो, पढ़ते पढ़ते इंट्रोडक्शन शुड बी कैची, इंट्रोडक्शन जैसी पढ़ के एग्जामिनर आगे बढ़े, बॉडी में जाए, तो उसको फील नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरी आउटपुट कंटेंट में पहुंच चुका है, उसको फील ही नहीं होना चाहिए कि कब वो बॉडी में आ चुका। अब बॉडी में भी देखिए हमने सिग्निफिकेंस लिखा 4-5, आप 3-4 भी लिख सकते हैं, वर्ड लिमिटेशन भी हमारे पास था। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा 5-10 वर्ड 20 वर्ड ऊपर नीचे हुआ होगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमने कोई क्रिटिसिज्म लिखा, जो पॉसिबल क्रिटिसिज्म हो सकता था प्यारे बच्चों। इसके बाद हमने एक स्कॉलर का नाम कोट किया है, कहां पर, कंक्लूजन में। तो इस तरीके से हम एक आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। आपने इसमें देखा भी था, अगर आप चाहें, आप इसको और ज्यादा आप इसमें कंटेंट डालना चाहें, वैल्यू एडिशन डालना चाहें, तो जो आपने फ्लो चार्ट में सारा इवोल्यूशन मैंने बनाया था, लिखा था मैंने, आप उसमें लिख सकते हैं कि दिस केस वाज हर्ड बाय, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। या आप जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आप जैसे पहला आया था शंकरी प्रसाद, उसमें लिख सकते हैं कैन अमेंड, ऐसे थोड़ा हिंट दे सकते हैं। गोलकनाथ में आप लिख सकते हैं कैन नॉट अमेंड। आप चाहें तो ऐसे कर करके ऐसे साइन देकर भी कर सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाता है ना, क्योंकि वो भी एग्जामिनर जिसको कॉपी से करने के मिलेगा, वो भी एक जो है पॉलिटी का ही कोई फैकल्टी होगा, पॉलिटिकल साइंस का, और वो जार्गन को पकड़ लेगा, व्हाट यू वांट टू से। तो इस प्रकार से हम लोग इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। कल मैं दूसरे क्वेश्चन पे 69 बीपीएससी में जो दूसरा क्वेश्चन आया शॉर्ट आंसर टाइप, उसको डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को बताऊं कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, है ना। अगर आप चाहें तो यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत दिशा देना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, और इस बार प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर यूपीएससी 2025 की क्रैश कोर्स चल रही है। बहुत बेहतरीन टीम है, क्वालिफाइड फैकल्टीज पढ़ा रहे प्यारे बच्चों, है ना, बेसिक से कंप्लीट करवा रहे हैं। इस बार अपने आप चाहे तो यूपीएससी में सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को कुणाल 10 को उपयोग करके आप हमारे ऐप पर जाकर इस कूपन कोड को उपयोग करके काफी भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। बीपीएससी में अगर 2025 में जो भी 70 और 71 बीपीएससी के, चाहे 70 बीपीएससी के मेंस का बैच हो, 71 बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच हो या मेंटरशिप का हो, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐप पर जाएं और इस कूपन कोड को यूज करें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, काफी बेहतरीन प्राइस पर, किफायती दाम पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार बीपीएससी 2025 को टारगेट करके प्यारे बच्चों हमारे यहाँ 71st है जो बीपीएससी और 70 बीपीएससी के मीन्स, चाहे 71st बीपीएससी की अगर हम बात कर ले, फाउंडेशन बेस, मेंटरशिप बैच या टेस्ट सीरीज की बैचेज को, उसको लेकर कई हमारे यहाँ बैच इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे विवेकानंद बैच हो गया, संकल्प बैच हो गया, प्रहार बैच हो गया, चाणक्य बैच हो गया। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं, और आप इस बार के एग्जामिनेशन में या 71st को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बैच के साथ, नए क्लास के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद।